हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम देखेंगे गाइस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो चैप्टर 8 हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू सीरीज़ में हमने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया। प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त पढ़ाई पर। तो देखो नाटो सब आप मेंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि देखो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाटो जो समिट है वो रिसेंटली मैड्रिड स्पेन और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुई। ठीक है, तो अगर रिसेंट समिट आ जाए नाम में तो याद रखोगे कहाँ हुई, स्पेन में हुई, मैड्रिड में। क्यों हुई? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो नाटो ने न्यू स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि कैसे थ्रेट्स को डिस्कस किया जाए, कैसे चैलेंजेस को दूर किया जाए। तो रशिया एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट थ्रेट है नेटो की सिक्योरिटी में। तो वेरी फॉर द फर्स्ट टाइम नाटो ने चाइना के थ्रेट को रिकॉग्नाइज किया, उनके अलाइंस सिक्योरिटी को देखा। तो नाटो ने ना इन्विटेशन दिया था फिनलैंड, स्वीडन एंड आफ्टर टर्की लिफ्टेड इट्स वीटो ऑन इट्स मेंबरशिप। कई सारी कंट्रीज अब आप देख ही रहे हो कि नाटो के मेंबर्स बनते जा रहे हैं। फिनलैंड भी बन गया रिसेंटली। तो लॉन्च ऑफ द नाटो इनोवेशन फंड भी एक तरह का है। अब आप समझ लो नाटो जो है ना उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाटो मेंबर कंट्रीज़ हैं, कुछ प्रोस्पेक्टिव आपके नाटो मेंबर्स हैं। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम, इस्टेब्लिश 1949 में हुआ है इसका। तो अगर आपको आ जाए नाटो का हेडक्वार्टर तो याद रखो कि क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो नाटो जो है एक ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि म्यूचुअल डिफेंस देना उन सभी कंट्रीज़ को जो इसके मेंबर हैं। अगर इनको किसी भी मेंबर स्टेट को थ्रेटन फील होता है किसी एक्सटर्नल कंट्री से तो ये सारी कंट्री आपस में मिलकर काम करेंगे साथ में। वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू इसको बनाया गया था 12 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। करेंटली इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, 30 मेंबर लिखे हैं गाइस, लेकिन ये बढ़ गए हैं अब। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, इसकी जो अथॉरिटी है ना नाटो मेंबर्स की आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर से मिलती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेजर नॉन जो नाटो अलाय स्टेटस होते हैं उनको इट इज़ डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूएस गवर्नमेंट टू क्लोज एलीज दैट हैव स्ट्रेटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ब्रिक्स नेशन के बारे में। देखो ब्रिक्स समिट हुई थी, 14 ब्रिक्स समिट थी। तो नंबर भी याद रखो गए, जो स्पेशली जो यूपी पीसीएस या हरियाणा पीसीएस देने जा रहे हैं तो उनके लिए नंबर बड़े मैटर करते हैं। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पूछ लेगा, यू नेवर नो, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेम। तो 14 ब्रिक्स समिट थी, चाइना चेयरमैनशिप लिया, वर्चुअल फॉर्मेट में था। इस समिट का जो थीम था वो क्या था, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ब्रिक्स लीडर्स ने अडॉप्ट किया था बीजिंग डिक्लेरेशन, ध्यान में रखना इस चीज़ को। इंडिया ने क्या क्या प्रपोज किया, इंडिया ने बोला भाई ऑनलाइन डेटाबेस ब्रिक्स डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ब्रिक्स रेलवे नेटवर्क रिसर्च नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने बोला कि भाई ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट भी हमें करना चाहिए ताकि स्टार्टअप्स का जो ब्रिक्स कनेक्शन है वो बढ़ता चला जाए। सेफ हेवन जो करप्शन रिलेटेड इशूज़ हैं वो ख़त्म हो। ब्रिक्स का अगर आ जाए तो ध्यान में रखना, बी से ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मेजर इनका मोटो यही होता है, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन को आपस में बढ़ाना, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना सोसाइटी में और इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड क्रिएट करना। 5 इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, सभी जानते हो। देखो इसमें ध्यान रखना इन सभी कंट्रीज से मिलके क्या होता है, 2021 में जो पॉपुलेशन थी 3 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड, लैंड एरिया 40 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर, 24 ट्रिलियन की जीडीपी के बारे में है, $3 आपकी इसमें ट्रिलियन जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर ब्रिक्स में आ जाए तो ध्यान रखना कि प्रपोजल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक 2012 इंडिया का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। अर्बनाइजेशन फोरम को ऐड करना ब्रिक्स कोऑपरेशन मैकेनिज्म में, ये भी इनका था। प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, ये भी इनकी तरफ से ही आया था। तो ये ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से ही थी। अच्छा, ब्रिक्स की अचीवमेंट क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक देना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना शंघाई में है। इसका पर्पस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना प्रोजेक्ट्स ब्रिक्स कंट्रीज़ को या दूसरी इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, IMF रिफॉर्म्स भी जो इसमें की तो ब्रिक्स ने बिल्कुल उसको प्रपोजल लेके कोटा एंड गवर्नेंस को प्रपोज किया था। तो दीज आर द अचीवमेंट्स बाय द ब्रिक्स नेशंस। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अनाउंस किया गया, लॉन्च ऑफ इट्स इंडियन रीजनल ऑफिस गुजरात में, इंटरनेशनल फिनेंस टेक्नोलॉजी गिफ्ट सिटी जिसको आप कहते हो, तो NDB ने अनाउंस किया था ये। उसके बाद NDB जो ब्रिक्स NDB है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, 6th ब्रिक्स समिट में फोर्टलिजा के दौरान भी इस्टेब्लिश किया गया था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को, ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं पेपर में, आपसे पूछा जाएगा NDB मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ तो कौन सी समिट में था, तो ध्यान रखना ब्रिक्स की 6th समिट में था जो फोर्टलिजा में 2014 में हुई थी।
तो बैंक मेंबर्स ओपन टू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एनडीबी का काम क्या है, नए मेंबर्स भी इसके 4 बने थे अभी 2021 में, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई एंड उरुग्वे। इसका पर्पस क्या है, विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ $100 100 बिलियन। तो एनडीबी सपोर्ट करती है पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टर्स को हेल्प करना, बिजनेस लीडर्स को एक्सपेंशन के लिए हेल्प करना, फास्टर ग्रोइंग इकॉनमी में फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देना, रीजनल चैलेंजेस को डील करवाना, और कोई भी अगर लो क्रेडिट रेटिंग वगैरह कुछ आ रही है उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम कैसे करना है, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो। अब मेजर इसके देखो यहाँ पर बता रखे हैं ग्लोबल एंड उसके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। आसियान में चलते हैं। इंडिया कोचेस स्पेशल मीटिंग ऑन आसियान डेली डायलॉग जिसको बोल रहे हो, वर्चुअली विद सिंगापुर। हाइलाइट्स क्या है, ईयर 2022 में अनाउंस किया गया, इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर बताया गया। क्यों? क्योंकि हमारी, ये देखो क्वेश्चन आ जाएगा, हमारी 30 साल हो गई, हमारी 30th एनिवर्सरी 30 साल। तो ध्यान रखना 30th एनिवर्सरी थी हमारी किसके साथ, इंडिया और आसियान के साथ। तो वर्चुअली हमने किसके साथ करा ये समिट, सिंगापुर के साथ। क्या फोकस हमारा क्या था, 3 पिलर्स पे, पार्टनरशिप पे, कोऑपरेट करना, पार्टनरशिप बनाना, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे। ठीक है, फर्दर फिर इसीलिए हमने एक आसियान इंडिया एक्शन प्लान बनाया 2021 से 2025 तक। ठीक है, उसके अलावा आसियान के बारे में समझ लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। एस्टैब्लिश कब हुआ, 1967 में। इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल कोऑपरेशन स्टेबिलिटी बढ़ाना इसका काम है। 8.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस इलाके में रहती है। जीडीपी इसका 3.5% है। पहली 10 आपके कंट्रीज़ हैं मेंबर्स जो हैं, ब्रुनई है इसका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, और इसके साथ साथ आपका कंबोडिया है ना, ये सारे के सारे जो इसके ना पहले आपके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसको IMPST बोलते थे, तो ध्यान में रखना, वो भी एक बात थी। डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, तो डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ठीक है, APT और एक ईस्ट एशिया समिट भी इसको कहते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद G7 के बारे में आपने सुना होगा कि इंडियन PM पार्टिसिपेट किया उन्होंने अभी रिसेंटली जर्मनी के अंदर जब G7 समिट हो रही थी। ये भी एक इनफॉर्मल, आपके जितने भी लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं ना, ग्लोबल ट्रेड में जो बहुत डोमिनेट करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में वो बहुत अच्छा डोमिनेशन करते हैं, तो उनका ये ग्रुप है। तो G7 लीडर्स ने ना पार्टनरशिप बढ़ाने की बात करी है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, ताकि वो मोबिलाइज कर पाएँ $600 600 बिलियन। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव कराना, ये भी इन्हीं का काम है। क्लाइमेट क्लब इन्होंने बनाया है। तो इनका काम क्या है, देखो इनका काम यही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को डिस्कस करना, ऐसे इश्यूज़ को, एनर्जी पॉलिसी, सारे के सारे। G7 मेंबर कंट्रीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना, G7 में पहले G8 था, लेकिन जब से रशिया को हमने हटाया है G7 कंट्रीज़ ने, तो फिर उसके बाद ये G7 हो गया है। आप ऐसे याद करो, इसमें क्या क्या है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, UK US है, और ये सारे हैं, रशिया है। हाँ ठीक है, इट्स लाइक फाइन, चाइना बीच में नहीं आएगा, G20 का पार्ट है क्योंकि वो। तो रशिया जो है ज्वाइन 1998 में ज्वाइन किया था, G8 हो गया था, बट 2014 में इसको क्रीमिया वॉर की वजह से हटा दिया गया 2014 में। ठीक है, EU इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7, बट वो एनुअल समिट अटेंड करता है। ठीक है, तो 25% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का करना, ग्लोबल GDP 46% है, 1/10 वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आओ, नाम के बारे में कैसे इस बार इंपॉर्टेंट है जानना, तो ध्यान से सुनो, वाई नाम इज़ इम्पॉर्टेंट दिस टाइम। देखो नाम ना 60 साल कंप्लीट कर चुका है अपने, कितने साल हो चुका है, 60 ईयर्स। हमारी फ्रेंडशिप एसेंस से कितने साल थी, 30 साल है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो नाम इसलिए क्रिएट करा गया है ताकि इंडिपेंडेंस जो है ना, हमारी स्ट्रगल जो अफ्रीका, एशियन, लैटिन अमेरिका का जो भी स्ट्रगल था, या हाइट ऑफ कोल्ड वॉर में कुछ ना कुछ एक बैलेंस व्यू निकालने के लिए नाम को क्रिएट करा गया था। ठीक है, आइडिया क्या था कि हम ना नेटो के साइड है, ना हम वार्सा पैक्ट के साइड है, दोनों के दोनों क्या है, मिलिट्री ब्लॉक्स थे। नेटो US का ब्लॉक था, वार्सा पैक्ट आपका रशिया यानी कि USSR का ब्लॉक था। तो इसीलिए यहाँ पर बनाया गया था। 5 कंट्रीज़ के मेंबर्स थे। कौन कौन से फाउंडिंग फादर्स थे इसके, ध्यान में रखना, इजिप्ट, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया के इसके फाउंडिंग फादर्स थे। ओरिजिन कैसे हुआ, एशिया अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस थी बैंडिंग इंडोनेशिया 1955 में, वहाँ से शुरू हुआ। 10 प्रिंसिपल्स पे बात की गई। नाम का पहला कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना के साथ। पॉलिसी यही थी, 5 हम पंचशील पे चलेंगे, ये सारी बातें इसमें की गई। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे की कहानी कि अब चलते हैं SADS के ऊपर, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। देखो रिसेंटली जो CIA एग्जिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव है, उसने ये समिट इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप को हेल्ड किया। कॉन्क्लेव में क्या था, डायलॉग था इंडिया और सदर्न अफ्रीकन जितने भी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में।
तो SADS कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है। तो देखो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोमोरोस और सीशेल्स, मॉरिशस, ये सारी कंट्रीज SADS के पार्ट हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 16 अफ्रीकन कंट्रीज है। कितनी है? 16। ओरिजिनेट कहाँ हुआ? 1980 में सिरका में हुआ था। गोल क्या है? सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना कंट्रीज़ के बीच में। वाई वी आर रीडिंग इट, वाई डिट कॉन्स्टिट्यूट वॉट? तो ये 35.4% अफ्रीका का लैंड एरिया है, 28.4% इसका पॉपुलेशन है, 28.4% इसका GDP है। अब वाई इंडिया सो मच इंटरेस्टेड ऑफ, क्यों इतनी बात? क्योंकि इंडिया ने MOU साइन किया 1997 में। इंडिया का टोटल ट्रेड इनसे $30.8 बिलियन है 2021 में। की इम्पोर्ट हम पर्ल, प्रेशर, ये सारे के सारे इनसे चीज़ें लेते हैं। मिनरल फ्यूल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम इनको देते हैं। इनके साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, इसलिए हम इस पर लगे हुए हैं ठीक करने के लिए। साउथ अफ्रीका अकाउंटेड फॉर अराउंड 47.2% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है। तो वाई दिस रीजन इज़ इंपॉर्टेंट? हैव यू गॉट द आंसर? द आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। ठीक है, तो ये एक बात है। उसके बाद हम चलते हैं, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में गाइस पढ़ लो, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उठा के पेपर में पूछ लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ना ध्यान से सुनना। IEC एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बारे में बात की जा रही है। हेडक्वार्टर का है ये, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। नॉट फॉर प्रॉफिट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताती है, किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंडिया इसका मेंबर है, 62 फुल मेंबर्स हैं इसके। और इंडिया थ्रू द इंटरनेशनल कमेटी ये बनाया गया है। और मिशन इसका यही है कि भाई हम लीडिंग प्रोवाइडर बने, स्टैंडर्ड में हम अच्छे हों, हमारा असेसमेंट सिस्टम अच्छा हो, हम अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएँ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी। तो याद रखना कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ। तो वाशिंगटन DC में गाइस इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। एस्टैब्लिश 1956 में किया गया था। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, इंडिया इसका मेंबर है। सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका काम है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। और इसमें क्या है कि लार्जेस्ट आपका ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स में जो भी फोकस किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को किया जा रहा है। तो ये इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑल, बट एक्सेप्ट ICSD का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC। कब आया? 1956 में आया। इंडिया मेंबर है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका काम यही है एशिया की सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIB का, ध्यान में रखना। आफ्टर चाइना हम क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में चलते हैं हम करने बात। तो देखो ये हेडक्वार्टर कहाँ है? 1945 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका हेग नीदरलैंड में पड़ता है। प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। 15 जजेस होते हैं इसमें, सेटल करते हैं लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड अदर एडवाइजरी ओपिनियन जो भी लेना होता है। उनके ध्यान रखना, इनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं और फाइनल होते हैं। जो बोल दिया तो बोल दिया। टर्म इनकी 9 ईयर्स की होती है। जजेस क्या रीइलेक्ट हो सकते हैं? मे बी रिलेक्टेड, बट नो 2 जजेस मे बी नेशनल्स ऑफ द सेम कंट्री के नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंडियन जजेस आज तक कोई गया है? हाँ जी, बिल्कुल बने हैं। सर बेनेगल, नरसिंह राव, नरेंद्र सिंह, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हैं आपके लीडर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर। 1977 में बनाया गया था। ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन की फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डेवलपमेंट। इंडिया भी इसका मेंबर है। वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। 26 कंट्री एज अ फुल मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा नाउ कम टू दी ओपेक प्लस कंट्रीज़ क्या हैं? तो देखो ओपेक प्लस कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में इस्टेब्लिश किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस जो है अबाउट इसका अलाइंस है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल प्राइस को, ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज करना इनका काम है। प्रोडक्शन को कट करना या इंक्रीज करना अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड ये करती हैं। 13 मेंबर्स हैं ओपेक के। ठीक है, कौन है? सऊदी अरबिया, UAE, इराक, ईरान, कुवैत, अंगोला, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गबान आपका, उसके बाद लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेनेजुला। तो ओपेक कब हुआ? मिला कब? 1960 में फाउंड हुआ। 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनका भी नाम पता होना चाहिए। रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं।
तो ओपेक प्लस क्या याद रखोगे, वियना ऑस्ट्रिया इस्टेब्लिश कब हुआ, 2016 में हुआ। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव। अरब लीग में इंडिया मेंबर नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कायरो इजिप्ट में 1945 के अंदर इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलो जी, नाउ लेट्स मूव टू अदर सेक्शंस आल्सो। इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी गाइज विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बड़ी नहीं करनी है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को 2 वीडियोस में मैंने पार्ट करा हुआ है। प्लीज़ रिवाइज इट थॉरली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला।